जय जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्या हाल चाल है? बताइए। बैठिए 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 बैठिए। जय हिंद, जय हिंद। बैठिए, बैठ जाइए। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक सभी लोग? हाँ हाँ, वो नेपाल अभी उसको, हाँ उसको नेपाल कर दीजिए। यहीं रख दो, उसको मैं ठीक करा दे। हाँ, ये दोनों मुझे बता दो। हाँ ठीक है, इसको भी सही कर दो। हाँ इसको। डाइमेकस, सीरिया का एंटीओकस का दूसरा डाइमेकस था। ठीक है। दक्ष, हाँ चोल था ना? चोल का उल्लेख नहीं है क्या? दक्षिणी राज्य चोल का अभिलेख, चोल का उल्लेख नहीं है। अब अलग अलग बुक्स में फिर इसकी व्याख्या देख लेंगे। बिल्कुल दे सकता है भाई, क्योंकि बुक्स में भी लिखा है, वो भी मैं तुमको को सोर्स दिखा दूं। इतिहास में ही समस्या है कि अलग अलग जगह पे में पारंपरिक अवसर पशु वाले रोग लगाया, ऐसा लगता है पहले में। हाँ, पहले शिलालेख में तुम्हारे सामने लिखवाए हैं ना सब। हाँ, इसका क्या है? सीरिया एंटीओकस का डाइमेकस, डाइमेकस है ना एंटीओकस का दूध। लो इसको दे दो। एक इन्होंने बताया कि एंटीओकस, ठीक है। नमस्ते, नो हो गया। ऐसे ही आशीर्वाद लड़कियों को पहले ही है, लड़कों को समझाना कठिन काम है थोड़ा। चलिए बहुत बढ़िया। एक तो एंटीओकस का ये दूत है, एक आपने लिखा होगा जो डायनोसियस लिखा होगा। ध्यान से सुनो, पहले आ जाओ ध्यान से सुनो। आपने एंटीओकस का दूत लिखा होगा जो डायनोसियस, उसको आपको यहां पर जो डाइमेकस कर लेना है। एंटीओकस, एंटीओकस एक आपने देखा था कि बिंदुसार के समय में एंटीओकस की बात हमने किया था, आपको याद आ रहा है? वहां पे डायनोसियस लिखा था, उसको आप कर दीजिएगा डाइमेकस। ठीक है। एक चीज और है, एक और था जो रुम्मनदेई, रुम्मनदेई अभिलेख जो है ये आपका नेपाल में है ना? इसको भी सही कर लीजिएगा। वो नेपाल में रुम्मनदेई अभिलेख कहां है? ये लुम्बनी ग्राम है, तो लुम्बनी ग्राम नेपाल में है। ठीक है। और जो सोमदेव का एक था, कथा सरित सागर, है ना? ये शायद आपने लिखा है क्षमेंद्र, इस पे लिख दिया होगा, है ना? क्षमेंद्र की पुस्तक क्या है? जो वृहत कथा मंजरी, वृहत कथा मंजरी। ये कुछ चीजें थी जिसको आपको सुधार लेना वहीं पे। एक तो आपको यहां पे कथा सरित सागर जो पुस्तक किसकी है? किसकी पुस्तक है? एक बार बोल दीजिए। कथा सरित सागर किसकी पुस्तक है? किसकी है? और दूसरी किसकी है? जो क्षमेंद्र की पुस्तक का क्या नाम है? वृहत कथा मंजरी। हो जाता है इतिहास में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा होती हैं कि ये सारी चीजें होती रहती हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जो क्षमेंद्र की पुस्तक क्या है? वृहत कथा, जो वृहत कथा मंजरी, क्योंकि यहां पर भी था कथा और यहां पर भी था कथा, इसलिए हो गया मैच। ठीक हो गया सारा? क्या ये नेपाल, इसमें तो वो जो दोनों लिपियां बताई थी ना, आरामाइक, आरामाइक लिपि है ना वहां पे, तो ठीक है।
प्रश्न है अद्वैतवाद और द्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद क्या है? जहां जीव और ब्रह्म एक हो जाए, जहां जीव और ब्रह्म एक हो जाए, एक हो, उसको कहेंगे अद्वैत। अद्वैत का दर्शन किसने दिया? शंकराचार्य ने। अद्वैत का दर्शन किसने दिया? इन्होंने कहा कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म हो ना पर। इनकी एक बहुत अच्छी उक्ति है। इन्होंने कहा कि इस दुनिया में केवल ब्रह्म ही सत्य है और पूरी जगत मिथ्या है। इसके अलावा इन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि। और इसी बात को अगर आप देखें, इनके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका दर्शन है द्वैतवाद। यह है मध्वाचार्य का दर्शन। मध्वाचार्य का दर्शन है। आगे चल के जब कभी मैं दर्शन बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें बता दूंगा। आज इतनी बात समझ लो, ठीक है? अद्वैत का मतलब यह है कि ईश्वर में मिल जाना, और द्वैत का मतलब है कि ईश्वर और जीव अलग अलग है। अगर आप इस्लाम में देखेंगे तो यही चीज है कि जो बंदा है वो खुदा नहीं हो सकता। जो बंदा है वो खुदा नहीं हो सकता, वो केवल जो बंदगी करेगा। लेकिन अरब में जब मंसूर आए तो मंसूर ने कहा कि अनल हक। अब आप समझिएगा कि शंकराचार्य का दर्शन अनल हक का दर्शन है। उन्होंने कहा कि वो सत्ता मेरे भीतर है, और आज तक जितने भी महापुरुष लोग हुए हैं उन्होंने वो सत्ता अपने भीतर ही बताया। अध्यात्म और धर्म अलग अलग बातें हैं। अध्यात्म अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। धर्म से जो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, अध्यात्म से नहीं हो सकता। अध्यात्म का मामला ही अलग है। अध्यात्म आंतरिक विषय वस्तु है और धर्म बाहर की विषय वस्तु है। और यहां पर धर्म भारत में छूने खाने से नष्ट हो जाता है। कोई किसी को छू देता है, उससे धर्म नष्ट हो गया। लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है, अंदरूनी विषय वस्तु है। इसीलिए आप देखेंगे कि दुनिया में जितने महान लोग हुए हैं उन लोगों ने आध्यात्मिकता की बात किया है। आज आप लोग को बीच में अरविंद घोष की कहानी सुनाऊंगा। अभी पहले स्टार्ट करने दो। अरविंद की कहानी में यही बात समझाऊंगा, क्योंकि अरविंद राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे नेता हैं जो बहुत अलग विचारधारा के व्यक्ति हैं, जो गर्म पंथ में हैं लेकिन अचानक आंदोलन छोड़ देते। उसके पीछे की रणनीति क्या है, और आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में अरविंद का दर्शन क्यों पढ़ाया जाता है, इस पे बात आज करेंगे हम। क्या क्या क्षमेंद्र की रचना थी जो वृहत कथा मंजरी। वृहत कथा मंजरी, ठीक है, वृहत कथा मंजरी, यह क्षमेंद्र की रचना है। किसकी है? क्षमेंद्र की। कथा सरित सागर किसकी है? सोमदेव की। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, बहुत अच्छा आपको पता चल रहा है। और आज हम लोगों को जो शुंग वंश के बारे में थोड़ा समझते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि मौर्योत्तर काल की स्थितियां क्या हैं, मौर्यों के बाद की स्थिति क्या बनी। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो इस काल में आपको दिखाई देंगे बहुत सारे वंश। और ये वंश ऐसे हैं कि इन्होंने देश में एक ऐसा माहौल बना दिया कि इनके माहौल के कारण ही बहुत सारे जो विदेशी लोग भारत में आए। अब ध्यान समझिएगा कि भारत में विदेशियों का आगमन, नमस्ते, आ जाइए, अब एकदम इस पे रहिए, फोकस हो जाइए। जब भारत में जब विदेशियों का आगमन हुआ, हमेशा विदेशी जब भी आएगा तो आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी सीमा, जो भारत की जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, यहां से ही विदेशियों का आगमन होता है। खैबर, बोलन, दर्रे जो हैं, उन्हीं से ही विदेशी बार बार आते रहे। अब यहां समझिएगा कि मौर्योत्तर काल में ऐसा क्या माहौल बना कि ये स्थितियां प्रकट हुई। सबसे पहले आप देखिए शुंग वंश को। सबसे पहले किसको देखिए? शुंग वंश को। जो शुंग वंश है, ये शुंग वंश आया कैसे? 185 बीसी से देखेंगे, जो 73 बीसी का समय इनका है। 185 बीसी से 73 बीसी का समय
इनका माना जाता है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, इतिहास में अलग अलग कुछ आपको तिथियां मिल सकती हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास में कुछ तिथियां ऊपर नीचे होती हैं, क्योंकि परफेक्ट इतिहास जो लिख रहा है उसको भी नहीं पता। इतिहास लिखने वाला वस्तुनिष्ठ हो जाए। इतिहास का मतलब क्या है? वस्तुनिष्ठता। इतिहास को वस्तुनिष्ठ तरीके से लिखा जाए, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। यहां हमने अपनी सुविधा के लिए विभाजन किया है। इतिहास का कोई विभाजन नहीं है, जो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक भारत, यह हम अपनी सुविधा के लिए विभाजन करके रखते हैं कि इतने बड़े कालखंड को कैसे पढ़ेंगे, इसलिए हमने यह विभाजन किया है। ठीक है, अब आप समझिए कि सुंग वंश ये मगध राज्य पर शासन करने वाला पहला ऐसा वंश है जो क्षत्रिय वर्ग से नहीं है। ये वंश ब्राह्मणों का वंश है। किसका वंश है ना? ये ब्राह्मण वंश है। अब समझिएगा कि ये ब्राह्मण वंश है, तो इसी विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। पुष्यमित्र सुंग अश्वमेध यज्ञ करेगा, कहेगा कि अब इतने समय तक ब्राह्मण बहुत ज्यादा जो दुखी किए गए हैं। अशोक के समय में भी आपने देखा था कि अशोक ने इस बात किया, वो ध्यान रखा था कि किसी ब्राह्मण को न सताया जाए, लेकिन कर्मकांडों को समाप्त कराया था। और जब इनका कर्मकांड नहीं चलेगा तो इनकी आय भी नहीं होगी। ब्राह्मणों की आय कर्मकांड से थी। इसीलिए आप देखेंगे कि हर सामाजिक प्रक्रिया में कर्मकांड है कि नहीं? चाहे विवाह, मृत्यु, कोई किसी का जन्म, एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं है जहां कर्मकांड न होता हो। हर जगह कर्मकांड आपको दिखाई देगा। आप भगवत गीता देंगे तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये किसी भी कर्मकांड की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवत गीता को यहां पर भारत में नहीं पढ़ाया जाता। भगवत गीता पढ़ा देंगे तो कर्मकांड खत्म हो जाएगा। आप समझिए इस बात को। वहां पर जो वर्ण व्यवस्था की बात कही गई, उसमें कहा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभागस्य। 4 वर्णों की रचना मैंने किया, ठीक बात, लेकिन व्यक्ति के जो गुण है उसके आधार पर किया। अब ऐसे तो वर्ण व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी नहीं हो जाएगी? वर्ण व्यवस्था में लोग कहते हैं ये तो भगवान ने बनाया है। अरे भगवान ने ये कहा है 4 वर्णों की रचना मैंने किया, लेकिन व्यक्ति के जो गुण है उनके आधार पर किया। आखिरी वाली लाइन नहीं बोलते कि गुण कर्म विभागस्य, नहीं, उस पर नहीं बात होती। यहां समझना पड़ेगा कि ये क्यों बात नहीं होती, और उसी वैदिक ब्राह्मण धर्म को पुष्यमित्र सुंग स्थापित करेगा। ठीक है, अब पुष्यमित्र सुंग आ गया, कट्टर ब्राह्मण है। कट्टर ब्राह्मण का मतलब कि हर चीज होगा, आप यज्ञ करो, ये करो, वो करो। जब भी आप कर्मकांड को प्रोत्साहन देंगे तो समाज हाशिए पर चला जाएगा। हमारे देश में समस्या यही रही है कि हमने अपने लोगों को इतना ज्यादा बांट दिया है कि जब भी विदेशी आए हैं तो हम कभी एक हुए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आम जनता होती है उसको लगता हमसे क्या लेना देना है, यही कौन से बहुत अच्छे हैं, ये इतना शोषण कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि पुष्यमित्र सुंग के आने के बाद एक उसका 36 वर्ष का समय रहा। अगर आप देखेंगे पुष्यमित्र सुंग 36 वर्ष शासन किया, और 36 वर्षों में इसने जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरा अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ने का काम करता है। इसके बारे में आरोप लगता है कि बहुत सारे जो बौद्ध मठ थे, स्तूप थे, उनका जो विनाश करा दिया। बौद्ध मठ, स्तूप का विनाश। क्यों भाई ऐसा आप कर रहे हैं? अशोक ने तो नहीं किया था। अगर ऐसा अशोक करता तो आप ही नहीं बचते, फिर सारे ब्राह्मणों को मरवा देता। बड़ी समस्या इस बात की है, जब आप किसी विचारधारा को थोपने का प्रयास करते हैं तो विचारधारा नहीं रहती है। धर्म अगर तलवार के बल पे थोपा जाएगा तो धर्म है ही नहीं। अगर आप देखें ईसाइयत का क्या मामला है, ईसाई भारत में अंग्रेजों के समय में खूब लालच देते थे। आदिवासियों के इलाके में जाएं, कहें तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है ना, पता है ना तुमको? कहे हाँ नहीं पढ़ रहा, हम पढ़ाएंगे, आज से जिम्मेदारी हमारी है।
कल से चर्चाओं। ऐसे ही भारत में बहुत तेजी से कन्वर्जन हुआ। आप ईसाइयत का कन्वर्जन रेट उठा के देख लीजिए। उसके पीछे आदिवासी इलाके हैं जहां पर अपने धर्म से लोगों की असंतुष्टि है, क्योंकि अपने धर्म में भी तो कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है धर्म में? आखिर में डॉक्टर अंबेडकर बाद में क्यों बौद्ध धर्म में चले गए? बस समझना पड़ेगा। इतिहास पढ़ते समय विचारधारा को समझना होगा। यह पुष्यमित्र शुंग जिस तरह की विचारधारा भारत में रखेगा, आगे चल के वही विचारधारा फिर से आएगी। इसने ब्राह्मणवादी विचारधारा जो हाशिए पर चली गई थी महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय, महान ये लोग थे। इन लोगों ने धर्म की मिशनरी भावना को खोल दिया। धर्म सबके लिए है। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म सबके लिए, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं। खलबली मच गई। और अब मौका मिला पुष्यमित्र शुंग के बाद, जब ये सत्ता पर आया। इसने कहा कि जितना अब तक अत्याचार ब्राह्मणों पे हुआ है, सबका बदला चुन चुन के लूंगा। इसलिए ये भी खत्म हो गए। अभी आप समझेंगे, ये भी खत्म हो गए। जो ये कहता है चुन चुन के बदला लेंगे, उनसे जो समय वो भी चुन चुन के बदला लेता है। ठीक है, तो यहां ये बात आपको समझ में आएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां पर इसने बौद्ध धर्म के स्थानों को निर्मित करवाने का काम किया। जैसे जो मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, उसकी वेदिका का निर्माण कराना, उसमें कुछ जो सुधार कराना। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसका दिमाग बदला हो बाद में जाके, कि एकदम विनाश कर देंगे तो समस्या होगी। इसके अलावा आप देखेंगे, यहां पर आप देखते हैं इसके समय में जातक ग्रंथों की रचना की गई। इसी के समय में जातक ग्रंथ लिखे गए। जातक ग्रंथ, ये क्या है जातक ग्रंथ? इसके पहले सूचना हो चुकी है जातक ग्रंथ पे। जातक ग्रंथ में बौद्ध जो भगवान बुद्ध हैं, उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं कि वो किस जन्म में क्या थे, क्या हुए, और एक यात्रा करके बुद्ध कैसे आए। एक कोई प्रश्न पूछ रहा था, द्वादश निदान। द्वादश निदान, द्वादश निदान क्या है? इसी के लिए एक शब्द आता है प्रतीत्य समुत्पाद, जिसपे पूरा बौद्ध दर्शन टिका हुआ है। जो प्रतीत समुत्पाद क्या है, इसी पे बौद्ध दर्शन टिका हुआ है। इसमें जो बुद्ध ने बताया कि हमारा जीवन इस तरीके से जो घूमता रहता है। आपको क्या लग रहा है कि इस जीवन में आप हैं, इसके बाद आपका जीवन नहीं होगा? बुद्ध बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। ऐसे नहीं बात कर रहे हैं बुद्ध की बात ऐसे ही पूरी दुनिया मानती है। बुद्ध वैज्ञानिक है, धर्म के वैज्ञानिक, अध्यात्म के वैज्ञानिक है। बुद्ध ने कहा 12 कड़ियां हैं जीवन में हमारे। पहला अविद्या, संस्कार, नाम रूप, सडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा और मरण। कोई धरती में ऐसा जन्मा ही नहीं कि जो इन कड़ियों से न गुजरे। बुद्ध ने ऐसे ही बताया, कहा कि तुम जन्मे हो तो यही कड़ी है आपके जीवन में, अगर बदलना चाहते हो तो हमारा रास्ता पकड़ो। इसलिए बुद्ध की अपील इतनी ज्यादा हुई, बुद्ध इतने लोगों को जोड़ पाए। बुद्ध ने कहा अभी तुम राजा हो, आने वाले समय तुमको मरना तो है ही है, कुछ अच्छा काम करके जाओ। बुद्ध ने धर्म के बाहरी पक्ष की बात ही नहीं किया। बुद्ध का धर्म आंतरिक पक्ष की बात करता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? तो यहां समझिएगा कि बौद्ध धर्म के जो ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं जहां पे बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इसके अलावा अष्टाध्यायी, अगर आप देखेंगे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी भी इसी समय लिखी गई। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी भी इसी समय लिखी गई। इसका मतलब यह है कि एक व्याकरण ग्रंथ था अष्टाध्यायी, एक व्याकरण ग्रंथ था, तो पाणिनि ने यहां अष्टाध्यायी भी लिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी समय मनुस्मृति लिखी गई। अब ध्यान समझिएगा, मनुस्मृति ब्राह्मणों के द्वारा एक व्यवस्था चक्र को चलाने का उपक्रम है
क्या बात समझ में आई? मैं क्या बोला? मनुस्मृति ब्राह्मणों के द्वारा एक व्यवस्था को संचालित करने के लिए सामाजिक नियम बना दिया गया धर्म का नाम लेकर। फिर समझिए, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। अब यह समझिएगा कि महाराजा जो मनु थे और याज्ञवल्क्य थे, इनके नाम पर भारत में बहुत ज्यादा श्रद्धा है। हमारे सबसे पहले पूर्वज का नाम है महाराजा मनु, जिनसे हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। सब एक ही परिवार के वंशज थे और बाद में इन्हीं का नाम लेकर मौरोत्तर काल में स्मृतियां लिखी गई। इसमें नियम बनाया गया कि ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय को क्या करना चाहिए, शूद्र को क्या करना चाहिए। आपको भगवान बताए थे आके यही लिखिए? जब भगवान नहीं बताए तो फिर किन नियम बनाया? बुद्ध ने इसी बात को कहा कि कोई भी सामाजिक नियम ईश्वरीय नहीं है, इसलिए समाज के नियम बार बार बदलते रहेंगे, आध्यात्मिक नियम नहीं बदलते। समस्या इस बात की है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। अब ये वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था को जब पुनर्स्थापित करेंगे तो मनुस्मृति लिखवाएंगे। मनुस्मृति एक जंजीर का टुकड़ा है जिससे लोगों को बांधा जाएगा कि आप ये नहीं करेंगे। अगर शूद्र वेद के वाक्य सुन ले तो उसके कान में शीशे पिघला के डाल दो, मनुस्मृति कहती है। मैं आपके सामने मनुस्मृति को अभी बता दूं, आपकी हालत खराब हो जाएगी। मनुस्मृति हमेशा आप देखते होंगे कि जब भी कोई आंदोलन चलता है जो लोअर क्लास का, तो उसमें मनुस्मृति जलाई जाती। क्यों क्यों जलाई जाती भाई? मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति का ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, न महाराजा जो मनु से लेना देना है। उसका लेना देना पुष्यमित्र शुंग की विचारधारा से। क्योंकि महान लोग हैं महाराजा मनु और याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऐसे ऋषि थे जिनके अपने पत्नी के साथ संवाद हुए, जो गार्गी और मैत्री। और अगर आप देखेंगे तो वो जो संवाद के माध्यम से पूरा दर्शन निकला, तो इनके पास इतना समय था याज्ञवल्क्य ऋषि के पास, ये सब लिखते फालतू बात भाई? समय नहीं। देखो, हम लॉजिकल हों, तर्क और जिज्ञासा, अगर ये दो चीज पढ़ने में है तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं यही बात जो पुस्तक में लिखा है वही पढ़िए, वही पढ़िए। हम इसके बाहर की बात करते हैं आपसे। पुस्तक से बाहर निकलिए। कुछ लोग कहते हैं कि इस शास्त्र में ये लिखा है। सर, शास्त्र हम नहीं जानते, हम अनुभव जानते हैं, और अनुभव पे ही बात होगी, और जिसके बाद अनुभव है वही सत्य है। अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करना पड़े, अपना प्रचार खुद से करना पड़े तो बेकार है। बुद्ध ने अपना प्रचार नहीं किया, शिष्यों ने प्रचार किया। आप समझिएगा इस बात को कि बुद्ध तो यह भी किसी से नहीं कहने गए कि हमें कुछ मिला भी है, कभी बोला ही नहीं बुद्ध ने। शिष्यों को समझ में आ गया कि हां, मामला यहां कुछ है। तो मनुस्मृति में क्या है कि वेद के वाक्य सुन ले तो इनके कान में शीशे पिघला के डाल दो। अगर ये मंदिर पे चढ़ जाएं तो पैर काट लो। अगर ये जो वेद के वाक्यों को बोल दे तो इनकी जीभ काट लो। क्या भैया, तुम्हारा वेद है, उसको तो अपरिचय बताया गया है, ईश्वर ने रचना किया है, आप नियंत्रित कर रहे हो, आप तो पुरुष हो। कहां का धर्म है ये? अब समझना पड़ेगा। इसी पे आगे चल के आधुनिक भारत में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ। आप एंशिएंट में बात कर रहे हैं, लेकिन इसका जुड़ाव आधुनिकता से और आज भी है, वर्तमान में भी है। अभी कुछ बदला बदला नहीं, बहुत ज्यादा। सब कहानी सुनते हैं, कहानी सुन के सबके दिमाग में फिर वही घर गए। जो पंडित जी होंगे वो गए, अरे यार सब बात ही है, बातों का क्या, ये तो सर ने बात बताई है, इसी का क्या मतलब है। अब यहां समझिए कि ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके अलावा एक जैन मुनि है जिन्होंने हरिवंश नाम का ग्रंथ लिखा है। यहां देखेंगे आप, जैन मुनि हरिवंश नाम का ग्रंथ लिखते हैं। हरिवंश, हरिवंश नाम का ग्रंथ, ये इनका नाम है जैन मुनि का, जो जिनसेन नाम था। क्या नाम था? जिनसेन। जिनसेन। तो ये चीज आपको दिखाई देगी।
अब आप देखेंगे कि ये सारी जो स्थितियां चल रही हैं, अब इनके जो पुष्यमित्र, जो शुंग के बाद इनके उत्तराधिकारी, उनका नाम है अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र। अग्निमित्र बहुत जो रसिक व्यक्ति हैं, इनका प्रेम हो जाता है मालविका से। ठीक है, वो पूरी कहानी है कि जो मालविका, जो मालवा की राजकुमारी हैं, उनसे प्रेम हो जाता है और इसकी जानकारी मिलती है मालविकाग्नि मित्रम से, जो कालिदास की रचना है। माल विकाग्न मित्रम कालिदास की रचना है, और इसी से सूचना मिलती है अग्निमित्र और जो मालती की, कि जो इनका प्रेम था उसके बारे में सूचना मिलती है, जो मालविका के प्रेम प्रसंग के। तो कुछ बातें लिख दो, फिर आगे बढ़ेंगे। हमें आगे भी बढ़ना, नहीं तो बहुत सारी है कहानियां, अभी हम इसी पे लेके जाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे। क्या हेडिंग बनाओगे? मौरत्तर काल में शुंग वंश। मौरत्तर वंश, जो मौरत्तर काल में शुंग वंश। शुंग वंश, इसमें पहला पॉइंट बनाइए। इस वंश के संस्थापक, इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र, इस वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग थे, जो एक कट्टर ब्राह्मण था। जो एक कट्टर ब्राह्मण था। जो एक कट्टर ब्राह्मण था। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाई। पाटलिपुत्र में बनाई, और दूसरी राजधानी विदिशा में बनाई। और दूसरी राजधानी विदिशा में बनाई। विदिशा में बनाई। इसने वैदिक धर्म को, इसने वैदिक धर्म को पुनः भारत में स्थापित किया। इसने वैदिक धर्म को पुनः भारत में स्थापित किया। इसने वैदिक धर्म को पुनः भारत में स्थापित किया। अगला पॉइंट, इसके द्वारा अनेक बौद्ध स्तूप, इसके द्वारा अनेक बौद्ध स्तूप, इसके द्वारा अनेक बौद्ध स्तूप और मठों को नष्ट करा दिया गया। इसके द्वारा अनेक बौद्ध स्तूपों और मठों को नष्ट करा दिया गया। अगला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। अगला पॉइंट बनाइए, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। दिव्यावदान ये लिख दिया, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान। इसे बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान, इसे बौद्ध धर्म का विरोधी बताते हैं। बौद्ध धर्म का विरोधी बताते हैं। बौद्ध धर्म का विरोधी बताते हैं। किंतु
किंतु इसके समय में कुछ बौद्ध विहारों का बौद्ध विहार, आहार विहार सुना ही होगा आपने, बौद्ध विहारों का निर्माण भी कराया गया। निर्माण भी कराया गया। उदाहरण के लिए, वही लिखिए अगला पॉइंट, उदाहरण के लिए इसने सांची स्तूप की खिड़कियों को, सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का करवाया। सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का करवाया और भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनवाया। भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनवाया। अंडरलाइन कर दीजिएगा अब, चूंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। पत्थर का बनवाया, भरहुत स्तूप की खिड़कियों को पत्थर का बनवाया। ये कहां है? ये भी एमपी में ही, भरहुत भी है ना। क्या भाई, इसी बात को तो आपके सामने मैं लिखवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ कहते, तोड़वाया है इसने लेकिन कहीं कुछ काम भी कराया है, इसलिए आपको लिखवा रहे हैं और अंडरलाइन भी करवा रहे हैं। यहां इस बात को समझना है कि जहां आरोप लगे हैं उन आरोपों का खंडन इसके द्वारा ये जो कार्य किए गए हैं ये भी है ना। अगला पॉइंट बनाइए, सांची स्तूप का जो वर्तमान स्वरूप है। अगला पॉइंट, सांची स्तूप का जो वर्तमान स्वरूप है वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही निर्मित है। वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा ही निर्मित है। जो वर्तमान स्वरूप है ना। अगला पॉइंट बनाइए, इसी समय में जातक ग्रंथों की रचना हुई है। इसी समय में जातक ग्रंथों की रचना हुई है। वहीं लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, बौद्ध धर्म से जुड़ा है ना। इसी समय में जातक ग्रंथों की भी रचना हुई है। इसके अलावा पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी, पाणिनि यहां पे कहीं लिखा होगा, देखिए, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की भी रचना की गई है। पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की भी रचना की गई है। एक बार देखो, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी की भी रचना की गई है। अगला पॉइंट, इसी समय में मनुस्मृति, गार्गी संहिता, इसी समय में मनुस्मृति,
गार्गी संहिता, ये गर्ग मुनि थे, उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। इसी के समय में मनुस्मृति, गार्गी संहिता, इसको जो है जो गर्ग मुनि ने लिखा था। इसी के समय में मनुस्मृति, गार्गी संहिता को भी लिखा गया। अगला पॉइंट, इसके अलावा जैन संत जीन सेन के द्वारा, इसके अलावा जैन संत जीन सेन के द्वारा हरिवंश की रचना की गई है। जीन सेन, यहां पे लिखा है जीन सेन, जीन सेन के द्वारा हरिवंश की रचना की गई है। हरिवंश की रचना की गई, हरिवंश की रचना की गई है। हो गया। अगला पॉइंट बनाइए। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी, इसी में अगला पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। इसके विषय में जानकारी कालिदास के मालविकाग्न मित्र से मिलती है। इसके विषय में जानकारी कालिदास के मालविकाग्न मित्र से मिलती है। मालविकाग्न मित्र से मिलती है। मालविकाग्न मित्र से मिलती है। अगला पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही, अगला पॉइंट, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवनों का भारत पर आक्रमण शुरू हो गया था। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही यवनों का, जो यवन आक्रमणकारी अब आने वाले हैं, आ चुके हैं, पुष्यमित्र शुंग के समय में यवनों का आक्रमण भारत में शुरू हो चुका था। लेकिन अग्निमित्र ने धीरे बोलिए सर, स्पीड बढ़ाइए थोड़ा। मेंस लिखना अभी तो आपकी डगर पनघट की बड़ी लंबी है, अभी तो लिखना बहुत है। एग्जाम मेंस देने जाएंगे तो उंगलियां फूल जाएंगी। अभी तो कुछ स्पीड नहीं है हमारी। जब हम दिल्ली में लिखाते हैं तो और तेज लिखाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखानी होती। स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है। क्या लिखा आखिरी लाइन? अग्निमित्र ने असफल कर दिया। अग्निमित्र ने असफल कर दिया। 2 आक्रमण अग्निमित्र ने असफल कर दिया। अग्निमित्र ने असफल कर दिया। ठीक है। तो ये जो 2 आक्रमण हुए थे, जो किसके किसके हुए थे, अगर आप यूनानियों में देखेंगे तो एक आक्रमण हुआ था जो डेमेट्रियस का। किसका हुआ था? 2 यूनानी आक्रमण यहां पर आपको दिखाई देंगे। अब यहीं रुक जाइए, थोड़ा समझ लीजिए, फिर नोट कर लेंगे। पहला आक्रमण हुआ था डेमेट्रियस का, और जो दूसरा आक्रमण हुआ था मिनांडर का। दोनों ही आक्रमणों को अगर आप देखेंगे तो अग्निमित्र रोक लेता है।
मतलब अग्निमित्र जो है वो शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन अब यहां समस्या इस बात की है कि अग्निमित्र के बाद अगर उत्तराधिकारी हल्के पड़ेंगे, हर जगह आप देखेंगे, अगर किसी वंश में योग्य व्यक्ति है तो वंश आगे बढ़ेगा, अगर उस वंश में योग्य व्यक्ति नहीं है तो वंश आगे नहीं बढ़ेगा, वो वहीं समाप्त कर दिया जाएगा। आगे चल के आप देखेंगे कि जैसे इन्होंने अपने राजा को मारा था, इनके सामंतों ने इनके ही वंशजों को मार दिया। ये होता है, जैसी करनी वैसी ही भरनी होगी। यहां आप देखेंगे कि जो दो आक्रमण हुए, दोनों ही आक्रमणों को इन्होंने विफल कर दिया। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा, जो कलिंग का शासक था खारवेल, वो स्वतंत्र हो गया था। लेकिन यहां आप देखेंगे खारवेल ने पुष्यमित्र सुंग को पराजित किया था। इस बात समझिएगा कि खारवेल, उसको बहुत समय से पाटलिपुत्र से समस्या थी, जो कलिंग का शासक था, क्योंकि इतना ज्यादा वहां उत्पात हुआ था अशोक के समय में। उसी समय से वो इस बात की ताक में था कि पाटलिपुत्र में कोई हल्का व्यक्ति हो तब हम भी लड़ जाएं। एक बार लड़ गया, इस बार वो खारवेल बड़ा शक्तिशाली था अपने समय में, और उसने पुष्यमित्र सुंग को पराजित कर दिया। अब यहां पे इस बात को समझिएगा कि पुष्यमित्र सुंग को जब उसने पराजित किया तो उसकी शक्ति का बहुत ज्यादा उल्लेख मिलता है हाथी गुंफा अभिलेख में, कि वो शक्तिशाली शासक है और उसने भारत के अलग अलग हिस्सों पर अधिकारता करने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर एक चीज और होती है। पुष्यमित्र जो सुंग है, उसी के वंश में एक व्यक्ति है भागभद्र, है ना, भागभद्र। ये कौन है भागभद्र? ये पुष्यमित्र सुंग के ही परिवार में है, पुष्यमित्र सुंग के ही परिवार में है। इसमें कुल मिलाकर आपको 10 शासक दिखाई देंगे इस वंश में, जो पुष्यमित्र सुंग का वंश है। इसमें जो 9वां शासक है वो है भागभद्र। अब यहां से एक प्रश्न आता है कि भागभद्र के समय में एक व्यक्ति आया है, हेलियोडोरस। कौन आया? कौन आया है? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। और अगर आप देखेंगे तो विदिशा में इसने एक स्तंभ, अगर आप देखते हैं विदिशा में एक स्तंभ की स्थापना कराता है, जो भगवान विष्णु की भक्ति से जुड़ा हुआ है ना, भागवत धर्म। इसका मतलब यह है कि जो विदेशी व्यक्ति भी आ रहा है तो भारत के धर्म से प्रभावित हो रहा है। इसकी सूचना यह है कि यहां पर आप देखते हैं कि भागवत धर्म को लेकर जो विदेशी लोग हैं उनके अंदर बड़ी इच्छा शक्ति। अगर आप देखिए, अभी देखिए, आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, आपको वृंदावन में मजा आता है कि नहीं आता है, लेकिन विदेशी व्यक्ति आता है, उसको देखिए एकदम नाचने लगेगा। कुछ तो बात होगी ना धर्म में। धर्म अलग मामला, अध्यात्म शांति एक अलग मामला है। यहां पर आप देखते हैं कि हेलियोडोरस जो है वो जब आता है तो उसके द्वारा यहां पर जो अपनी मान्यताएं हैं भागवत धर्म को लेकर, उस बात को सामने रखने के लिए एक स्तंभ, एक अभिलेख लिखवाया जाता है। वही हेलियोडोरस का विदिशा लेख है या विदिशा स्तंभ है। और यह व्यक्तिगत मामला है, उसने अपने व्यक्तिगत अनुभूतियों को उस पर सामने रखा है। क्या समझ में आ गई बात? बोलिए, ठीक है। और यहां पर जो भगवान विष्णु के लिए एक शब्द लिखता है, देव देवस्य। देव देवस्य मतलब देवताओं के भी देवता हैं विष्णु। इसका मतलब क्या है कि यूनानी लोग जो हैं भारतीय धर्म से बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। अभी आप देखेंगे कि जितने भी विदेशी आएंगे वो सब भारत में मिल जाएंगे, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अभी आप देखेंगे कि यहां जितने लोग आएंगे वो सब मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में सबको समाहित करने की क्षमता है। बुद्ध जैसे महापुरुष हो और यहां कोई आए वो अपनी बात कर ले, हो ही नहीं सकता। कनिष्क ऐसे जगह से आया था जहां पर हमेशा जो जनजातियां केवल हत्या करती थी, वो कनिष्क बदल गया। यहां वो कनिष्क बदल गया। अभी उसकी भी चर्चा यहां होनी है। अभी तो महान से महान शासकों की चर्चा आपके सामने होगी। आप देखेंगे आया कनिष्क, चीन के अलग अलग हिस्सों को जीत लिया, रसिया के हिस्सों को जीत लिया, महानता अपने
चरम पर थी भारत की उस समय। अब लोग कहते हैं मौर्योत्तर काल अंधकार का काल, इतिहास में पढ़ेंगे आप तो ये बोला जाता है मौर्यों के बाद का काल अंधकार का काल है। आरंभिक इतिहासकारों ने मौर्यों के बाद यह देखा कि कुछ भारत में हुआ ही नहीं, लेकिन जब नया शोध हुआ, जब नई रिसर्च हुई तो पता चला मौर्योत्तर काल भारत के इतिहास का सबसे बेहतर काल है, जहां भारत सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखता है, जिस सिल्क रूट को अभी पुनर्जीवित किया जा रहा है। भारत की स्थिति बड़ी मजबूत रही है इस समय। अभी समझिएगा, अब ये सारे खेल समाप्त होंगे ना। जो 10वां शासक इसमें कौन है? देवभूति। कौन है? देवभूति की कहानी वैसे ही समाप्त होगी जैसे बृहदत्त की हुई थी। अब देवभूति को अगर आप देखेंगे तो देवभूति के लिए यहां पर इसके समय तक आते आते इसकी हत्या कर दी गई देवभूति की, और हत्या करने वाला व्यक्ति है वासुदेव। कौन है? वासुदेव। वासुदेव ने हत्या किया और एक नया वंश स्थापित किया, कर्ण वंश। कर्ण वंश जो जैसा करा वैसा सामने आ गया। तो दो बातें लिखिए, फिर हम लोग आ जाएंगे कर्ण वंश पे। कहां तक लिखा था? हाँ, ठीक है, अगला पॉइंट बना लो। अगला पॉइंट बनाइए, इसमें लिखिए इस वंश के 9वें शासक, इस वंश के 9वें शासक, इस वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय में, भागभद्र के समय में हेलियोडोरस, भागभद्र के समय में हेलियोडोरस नाम का व्यक्ति आता है। हेलियोडोरस नाम का व्यक्ति आता है। कोई हेडिंग नहीं है, उसी में लिखना है जो आप जो पुष्यमित्र शुंग वंश में लिख रहे थे उसी में लिखना, कोई हेडिंग नहीं। भागभद्र के समय में हेलियोडोरस नाम का एक यूनानी व्यक्ति आता है, एक यूनानी व्यक्ति आता है जिसके द्वारा विदिशा स्तंभ, जिसके द्वारा विदिशा स्तंभ, जिसके द्वारा विदिशा स्तंभ की स्थापना करवाई गई, जिसके द्वारा विदिशा स्तंभ की स्थापना करवाई गई, विदिशा स्तंभ की स्थापना कराई गई, जिसमें भगवान विष्णु, जिसमें भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा की भावना दिखाई देती है, जिसमें भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा की भावना दिखाई देती है। एक पॉइंट और लिख दीजिए इसमें, इस वंश का आखिरी शासक देवभूति था। इस वंश का आखिरी शासक देवभूति था, जिसकी हत्या, इस वंश का आखिरी शासक देवभूति था जिसकी हत्या वासुदेव के द्वारा कर दी गई थी, जिसकी हत्या वासुदेव के द्वारा कर दी गई थी, और कर्ण वंश की स्थापना की गई। और कर्ण वंश, कर्णव, कहीं लिखा ही नहीं लिखा, कर्ण वंश की स्थापना, कहीं कहीं कर्णव वंश भी लिखते हैं, कर्णव, कर्ण वंश की स्थापना की गई। हो गया? आ जाइए कर्ण वंश पे, कुछ बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, दो चार बातें हैं, समझ लीजिए फिर लिख लेंगे। हमें तो बात करनी है जो विदेशियों पर ज्यादा, ये तो अभी हम इतनी लंबी चर्चा कर दी, हमें उस पर ही ज्यादा बात करनी थी।
कर्ण वंश पे। ये सब बहुत मजबूत शासक नहीं है, इतने मजबूतों पे इतनी ज्यादा बात होती नहीं है, बात होगी कनिष्क पर। वो सब है ना शासक, कर्ण वंश। अगर आप देखेंगे तो 73 बीसी से 30 बीसी का समय है कर्ण वंश का। 73 बीसी से 30 बीसी का समय है कर्ण वंश। आप सबको पता है स्थापना करने वाले कौन थे? कौन थे? वासुदेव। ठीक है, जो वासुदेव ने स्थापना किया, और इसमें कुल और 3 और शासक ऐसे हैं कि जो आपको दिखाई देंगे। एक तो भूमिपुत्र दिखाई देगा, तारायण दिखाई देगा, एक आपको भूमिपुत्र दिखाई देगा यहां पर, तारायण नाम का एक शासक दिखाई देगा, और एक शासक आपको दिखाई देगा यहां पे सुशर्मा। सुशर्मा। 4 शासक आपको दिखाई देंगे, ये 4 शासक आपको दिखाई देंगे। अगर आप देखेंगे तो इस वंश ने लगभग 40 वर्ष के आसपास यहां पर शासन किया। ठीक है, और यहां आप देखेंगे कि जो इसके आखिरी शासक थे, जो सुशर्मा, आखिरी व्यक्ति इसीलिए तो मारा जाता है कि उसकी गर्दन बड़ी नरम होती है। आखिरी व्यक्ति हमेशा मार दिया जाता है। या तो आप बहुत ज्यादा जो प्रैक्टिस करिए, अगर आप देखते हैं कि पांडव क्यों विजयी हुए, क्योंकि वो वन में रहे, बाधा विघ्नों को चूम चूम। पांडव आए कुछ और निखर। आप समझिए, जब आपके जीवन में बाधाएं आती हैं तो वही लोरियां सुनाती हैं। अरे अभी लोरी सुनने का समय नहीं है भाई, अभी बहुत कुछ बचा इतिहास में पढ़ने को। यहां समझिए आप बात को। जो सुशर्मा है, अभी सुनाऊंगा कहानी, अभी नहीं आया है, इसको पहले एक बार समाप्त कर लें तो कहानी सुनाएंगे। ये जो सुशर्मा है, ये आखिरी शासक है, और ये कमजोर है, और इसकी हत्या कर दिया इसी के ही सामंत ने। इसका नाम था सिमुक। क्या नाम था? हमेशा जो सामंत है, अधिकारी, वही हत्या करते हैं। तो आपको अपने अधिकारियों से बहुत ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। इतिहास बताता है, अधिकारी अगर शक्ति में है तो फिर आपके लिए खतरा है। वो आपसे नीचे रहना चाहिए हमेशा। इसीलिए भारत में जो सेना का प्रबंधन है वो अलग अलग किया गया है, पाकिस्तान में नहीं किया गया। इसीलिए वहां पर सेना हमेशा हावी हो जाती है, जब चाहती तब सत्ता पलट देती। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राजपूताना रेजिमेंट है ना, जो सिख रेजिमेंट है, जो गोरखा रेजिमेंट है, तमाम रेजिमेंट है। क्यों ऐसा? अगर मान लीजिए कि राजपूताना रेजिमेंट ने कभी कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनते, कहे कोई बात नहीं, जाओ गोरखा दबा दो। आप समझिए, भारत में सेना विद्रोही नहीं हो सकती। यहां सेना को पूरी तरह से अलग अलग एंगल्स में बांध रखा गया है। यहां सेना कभी विद्रोह कर ही नहीं सकती है। भारत इसीलिए भारत है और दुनिया की महाशक्ति है। यहां हमने शक्ति का बैलेंस किया है। क्या किया है? पावर ऑफ बैलेंस है। हमारे यहां कोई सेना का अधिकारी भी ज्यादा बकैत नहीं हो सकता। यह सोचे कि हम बकैती कर दें, यह नहीं चलेगा यहां। अभी आप चले जाइए पाकिस्तान में, आप देखिए इमरान खान के साथ क्या हो रहा। मतलब यह स्थिति है। वो सेना नहीं है, लगता है कुछ और ही काम कर रही है, पूरी राजनीति मेंटेन करते हैं वो। तो समझना पड़ेगा कि यहां पर जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों के पीछे कौन जिम्मेदार, और भारत में ऐसा क्यों नहीं है। और यहां पर भी ऐसा हुआ। और अगर आप देखते हैं तो जो सिमुक ने कर्ण वंश को समाप्त कर दिया, आगे चल के सातवाहन वंश की स्थापना हुई, और सातवाहनों के द्वारा बड़ा अच्छा काम किया गया। क्या क्लियर है इतनी बात? 1-2 लाइन लिखना चाहो, वैसे भी तो इस पे कोई लिखने की बात है नहीं, फिर भी 1 लाइन लिख लो। छोड़ दें? कुछ नहीं है इसमें, 1-2 लाइन लिख दो। आप
हमेशा जो जनतंत्र होता है वो ठीक नहीं होता। आप लोग हां कह देंगे वो हमेशा ठीक नहीं होगा, यही तो सीखना है। भीड़ अगर हां कह दे और हर बात सही हो, भीड़ तो हमेशा ये भी कहती है चोर उसको मार डालो, लेकिन सही व्यक्ति अगर होगा कहेगा नहीं छुड़ाओ। ये बुद्धि विवेक आना चाहिए जब आप पढ़ते हैं तो, नहीं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां हां बोल दिया तो काम सही हो गया। लिखो 2 लाइन इसमें। इस वंश के संस्थापक, जो कर्ण वंश में लिखे, इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। इसमें कुल मिलाकर 4 शासक हुए। इसमें कुल मिलाकर 4 शासक हुए। वासुदेव, भूमिपुत्र, तारायण। वासुदेव, भूमिपुत्र, तारायण। ये लिखा हुआ यहां पे, देखते हुए लिखते जाओ। वासुदेव, भूमिपुत्र, तारायण और सुशर्मा। आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या। आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक नामक सामंत ने कर दी। आखिरी शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक नामक शासक ने कर दी, जो सिमुक नामक सामंत ने कर दी। सिमुक नामक सामंत ने कर दी। और सातवाहन वंश की स्थापना किया। और सातवाहन वंश, ये लिख दीजिएगा, सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? बहुत बढ़िया, सातवाहन वंश की स्थापना किया। आ जाइए, सातवाहन वंश। सामंत मतलब अधिकारी। अभी आगे चल के आएगा 750 से जो 1200 तक का जो समय है उसको सामंतवाद ही कहते हैं। एक फिगर अपने दिमाग में बिठा लो, मैं तुम्हें बता देता हूं कि सामंत क्या होता है। ऊपर बैठा है राजा, कौन है? यहां बैठा है सामंत, और यहां बैठे हैं किसान, और यहां बैठे हैं, अगर आप समझ लीजिए तो व्यापारी। अब जो राजा होगा, जो मजबूत राजा होगा, वो अपना शासन खुद करेगा। कैसे करेगा? लेकिन धीरे धीरे राजाओं ने अपने शासन के हिस्सेदार बना लिए, और वो हिस्सेदार बना सामंत। तो सामंत ने कहा, ऐसा है हुजूर, आप मुझको अपनी सेवा में रखिए, जब युद्ध होगा तो हम सेना भेज देंगे। इनको भी लगा ठीक है, अपना राज दरबार में बढ़िया गीत संगीत चल रहा है, क्या दिक्कत है। आप समझिएगा कि सारी समस्या की जो जड़ है वो आराम तलब है। आराम तलबी जिसके भीतर आ गई, वो अपने जीवन में कुछ नहीं करेगा। इसलिए जो लोग आराम ज्यादा करते हैं, फिर वो इस बात को समझ लें कि जीवन में उनसे जो आराम का समय जितना उन्होंने बिताया है, वो समय उनसे वापस मांगेगा कि तुमने इतना आराम क्यों कर लिया। आधे से अधिक जीवन हम लोग अपने सोने में बिता देते हैं। कितना बड़ा मैकेनिज्म है देखिए। और जिसने अपनी निद्रा पर कंट्रोल किया है, वही महान काम हमेशा करके गया है। इतिहास को हम जब देखते हैं तो महानता की बात यहीं से निकलती ही है। आप महानता को ऐसे मत समझिए कि महानता कोई चिड़िया है, वो आपके ऊपर आके बैठ जाएगी, आप महान हो जाएंगे। वो चिड़िया को खुद से ही आपको अपने अंदर से उत्पन्न करना पड़ेगा, तब महानता की बात आप सोच सकते हो। हां, अभी बता देंगे नींद कैसे, वो बता दें। चलो मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, नींद की बात अभी मत करो। यहां पर यह समझिए, ये जो सामंत है, इसी ने बाद में अपनी सत्ता को
जो विस्तारित किया, और ये राजा खत्म हो गए, और बाद में अलग अलग हिस्सों में भारत में आपको जो सामंत दिखाई देते हैं, पूरा भारत टूट गया अलग अलग हिस्सों में, और ये व्यवस्था कहलाती है सामंतवाद। आगे चल के पूरी अच्छी चर्चा इस पे है कि है क्या सामंतवाद, और इसीलिए भारत में जो विदेशी शक्तियां रही वो हमेशा सफल हुई। जब आप अलग अलग हैं तो कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे समझिए कि गांव में लड़ाई हो गई, और जब गांव में लड़ाई हो गई, एक परिवार का संबंध किसी से अच्छा नहीं है, तो हमेशा हार जाएगा। अगर उस परिवार का अच्छा संबंध है सबसे, तो पूरा जो गांव खड़ा हो जाए, इतनी पिटाई होगी जो जाएगा मारने कि उधर भी आगे से कभी वो प्रयास ही नहीं करेगा लड़ने का। तो गांव का मतलब है एकीकरण, देश का मतलब है एकीकरण, और अगर एकीकरण है तो देश है, और विखंडन है तो देश बचेगा ही नहीं। और आप सब राष्ट्रीय एकता के जो सहयोगी हैं, आप सबको इसीलिए शिक्षा दी जा रही है, और हम लोग आकर यहां पर आपको बता रहे हैं कि आप राष्ट्र के एकीकरण के भागीदार बनिए, कि राष्ट्र एकीकृत होना चाहिए आपकी शिक्षा के माध्यम से, आपके अधिकारी बनने से। और आप अधिकारी बने चाहे जो करें, अपने जीवन में एक अच्छे इंसान जरूर बन के निकलिएगा यहां से। अगर ये नहीं कर पाए तो बेकार है फिर पढ़ना लिखना। अगर हमने किसी के जीवन में प्रसन्नता नहीं लाई तो हम अच्छे हैं ही नहीं। फिर हम अपने लिए ही चल रहे हैं। हर आदमी अपने आप को सवा शेर मानता है, हमसे अच्छा कौन। आप अपने आप को ऐसा मत मानिए, आप दूसरों के लिए जीना शुरू करिए। स्वार्थ को छोड़िए, परमार्थ को सोचिए, अपने आप सब सही हो जाएगा आपका। देखिए ये सब बातें ना धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर समझिए कि सातवाहन वंश की स्थापना हुई। आ जाइए इस पे, हम लोग सातवाहनों पे आ जाएं। सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश को अगर आप देखेंगे तो इसका समय क्या है, 30 BC से, अगर हम इसके समय को देखें तो 30 BC से 250 AD का समय इसका। एक बहुत लंबा समय है, कई सौ वर्ष तक शासन करते हैं, है ना। लेकिन यह बात समझिएगा कि सातवाहनों के यहां ऐसा क्या नया बदलाव आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इस पूरे क्षेत्र को छोड़ दिया और ये महाराष्ट्र के आसपास अपने राज्य को स्थापित करते हैं। कहां पर? महाराष्ट्र के आसपास इस क्षेत्र पर। इनकी राजधानी थी तगर। क्या राजधानी थी? राजधानी थी तगर, और राजधानी थी इनकी तगर आप देखेंगे। लेकिन जब आप देखते हैं कि थोड़े समय के बाद शक शासक, कौन है शक? ये विदेशी, अभी आगे चल के चर्चा करेंगे। जो विदेशी उनकी एक साथ चर्चा मैं करूंगा। अभी हम लोग जिन राज्यों की चर्चा कर रहे हैं वो भारत के देशी राज्य हैं। कौन राज्य हैं? अभी हम अलग से चर्चा करेंगे विदेशी राज्यों की। अब यहां पर आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद शक शासकों का इनके ऊपर आक्रमण होने लगा। शक शासकों का आक्रमण होने लगा। इसी में आप देखेंगे तो रुद्रामन आपको दिखाई देगा, है ना, शक शासकों का आक्रमण। और जब इनका आक्रमण हुआ जो शक शासकों का, तब आप देखेंगे कि इन्होंने अपने क्षेत्र को हटाया। अब ये महाराष्ट्र से हटके अगर आप देखें आंध्र प्रदेश में चले गए। कहां? आंध्र प्रदेश। इसीलिए आप देखते हैं इनके नाम क्या आता है? आंध्र सातवाहन। क्या आता है? आंध्र सातवाहन। क्यों गए? क्योंकि आक्रमण हुआ। आक्रमण हुआ तो अपने क्षेत्र को छोड़कर आगे चले गए। और जब आगे चले गए तब आप देखेंगे कि इनकी जो राजधानी, जो पहले कहां थी, जो महाराष्ट्र में, तगर, अब यहां पर आंध्र प्रदेश में आने के बाद धीरे धीरे आप देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में अपनी स्थितियों को मजबूत करते हैं। और इसमें बहुत सारे शासक आपको दिखाई देंगे। सातवाहन वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक, उसका नाम है सातकर्णी प्रथम। कौन है? सातकर्णी प्रथम। कौन है? सातकर्णी प्रथम। यहां आप समझेंगे इस बात को कि लगभग 300 वर्ष भारत में शासन करने वाला यह वंश है। कितने सौ वर्ष?
300 साल तक रहे और इनके द्वारा एक लंबा, एक अच्छा कार्यकाल आपको दिखाई देगा। इस वंश के बारे में जानकारी आपको मिलेगी जो सातवाहन वंश के बारे में नाना घाट अभिलेख है। नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख अगर आप देखेंगे तो इससे भी ये जो सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो अभिलेख मिला है महाराष्ट्र के पुणे से। कहां से? पुणे से। और इस अभिलेख में सातवाहनों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। और यह अभिलेख है सातकर्णी प्रथम की पत्नी जो थी नागनिका का। किसका अभिलेख है? नागनिका। नागनिका ये कौन है? इसकी पत्नी है। अगर मैंने ये वाला चिन्ह बना इसका मतलब क्या है? इसकी पत्नी है। जो बराबर का चिन्ह क्या होता है? पत्नी का। ये वाला, ये जो जब आप पढ़ेंगे जो समाजशास्त्र उसमें आता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। वो जो बताए थे वो अलग है। ऐसे मान लीजिए भैया इनकी पत्नी थी, बस इतनी बात मान लो। जो सर ने बताया वो आपका अपने साथ। यहां ये समझिएगा कि इन्होंने इस अभिलेख से इनके बारे में सूचना मिलती है कि सातवाहनों का जो है राज्य किस तरीके का था। ठीक है। सातकर्णी प्रथम को अगर आप देखेंगे तो यह सातवाहन वंश का मजबूत शासक था और इसके द्वारा दक्षिण के अधिपति की उपाधि धारण किया गया। दक्षिण के अधिपति, दक्षिण अधिपति। इसका मतलब यह है कि एक मजबूत शासक था ये। दक्षिण अधिपति, दक्षिण के अधिपति की ये उपाधि धारण करता है। इसके बारे में और भी सूचना आपको मिलती है। सांची स्तूप का जो प्रवेश द्वार है वहां पर भी सातकर्णी प्रथम की सूचना मिलती है। अगर आप देखेंगे तो सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर, सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर इसकी सूचना मिलती है। इसका मतलब यह है कि इसके समय में कुछ न कुछ महानता की चीजें उठ रही थी और सातकर्णी प्रथम अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया। 2 अश्वमेध यज्ञ कराता है और एक राजशिव यज्ञ भी कराता है। अश्वमेध यज्ञ कराना, राजशिव यज्ञ कराना वो वही व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली हो। अश्वमेध यज्ञ की कहानी आप सब जानते हैं। अश्व का घोड़ा छोड़ दिया जाता है और अगर उसको किसी ने पकड़ लिया तो मान लिया जाएगा कि चैलेंज है। तो लव कुश ने पकड़ा था, आपको पता ही होगा। और जब लव कुश ने पकड़ा तो सब चित्त हो गए जितने महारथी थे। भगवान राम को भी आना पड़ा। जो भरत और सब बेहोश हो गए, इतने बड़े बड़े योद्धा। तो इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लोग अपने नेचर में रहकर आगे बढ़ते हैं उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। लव कुश नेचर से हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप इस बात को आपने सुना होगा कि सीता जी का परित्याग हो गया और जंगल में रही इतनी समस्या में, लेकिन वो समस्या में रही लेकिन अपने बच्चों पे असर नहीं पड़ने दिया। क्या बात समझ में आई? समस्या में रही लेकिन अपने बच्चों पे कोई असर नहीं पड़ने दिया। लव कुश इतने वीर थे, छोटे से बच्चे थे, उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र का जो मुआयना करने के लिए यह देखा कि हमारे पास शक्ति है कि नहीं, थोड़ा देख लिया जाए। तो कुछ ने कहा भैया पकड़ लो कूद के घोड़ा। लव तुरंत गए, तुरंत पकड़ लिए घोड़ा। कहे घोड़ा अपना है, बांध लो। बांध लिए घोड़ा और हुआ शक्ति प्रदर्शन। जितने लोग आए, शत्रुघ्न बेहोश, जो आ रहा है सब बेहोश हो रहा है। एक तरफ सब लग रहे हैं बेहोश। भरत आए वो भी बेहोश, लक्ष्मण आए वो भी बेहोश। भैया लक्ष्मण को शक्ति वहां लगी थी तब इतनी दिक्कत हुई, यहां तो छोटे बच्चे मार रहे हैं। हनुमान जी आए, उनको बांध लिया। हनुमान जी ने कहा ये कोई सामान्य तो नहीं हो सकते। तब तक राम आए, राम के मैं लड़ूंगा। तब तक आ गए वाल्मीकि, कहें आप ही के पुत्र हैं आप इनसे। और बाद में राम ने यह भी पूछा कि हमारे पुत्र कैसे, इसका प्रमाण क्या है। अब आप ये सोचिए इस बात को। अरे
आपके वंश का व्यक्ति अगर है और जो आपने अपना अश्व छोड़ दिया, आपके अश्व को पकड़ने वाला कोई ऐसा ही महारथी होगा। बाद में लौ कुश का नाम अमर है, इसीलिए उनके नाम पर जो शहर भी हैं, जो कुशीनगर उन्हीं के नाम पर है, कुश के नाम पर। तो आपको समझना पड़ेगा कि शक्ति हमेशा वन में इकट्ठा होती है, शहरों में तो गीदड़ रहते हैं, शहर में कोई नहीं रहता। इसका मतलब समझना यह पड़ेगा कि शहर जो है शहर का मामला यही है। चलो लिख लो इसको, सातवाहन। सातवाहन लिख लो, सातवाहन वंश। कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखिए, आगे बढ़ेंगे। इस वंश का संस्थापक शिमुक था। इस वंश का संस्थापक शिमुक, जिसकी राजधानी तगर थी। तगर, ये लिखा हुआ है कहीं पे, देख लेना। जिसकी राजधानी तगर थी, जिसकी राजधानी तगर थी। तगर, ये लिखा हुआ तगर, तगर थी। यह क्षेत्र, आगे लिखते जाओ, यह क्षेत्र महाराष्ट्र में था। यह क्षेत्र महाराष्ट्र में था, लेकिन जब शक शासकों का आक्रमण हुआ, लेकिन जब शक शासकों का आक्रमण हुआ, शक मतलब शक शासकों का आक्रमण हुआ, तो इन्हें महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। तो इन्हें महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। महाराष्ट्र के क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। अगला पॉइंट, आगे चलकर ये आंध्र प्रदेश में चले गए। आगे चलकर ये आंध्र प्रदेश में चले गए। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट वहीं पे बैकेंड लिख देना कि प्रतिष्ठानपुर, जो तगर है ना, इसी का नाम है प्रतिष्ठानपुर। वहीं पे बैकेंड लिख देना प्रतिष्ठानपुर। तगर जो इनकी राजधानी थी महाराष्ट्र में, वहीं लिख देना प्रतिष्ठानपुर। अगला पॉइंट बनाइए, इस वंश का महत्वपूर्ण शासक सातकर्णी प्रथम है। सातकर्णी प्रथम है, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी नागनिका के, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी नागनिका के
नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। वह लिख दीजिएगा, पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। नागनिका के अगला पॉइंट बनाओ। आवाज आई? बहुत बढ़िया, ठीक। नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती। अगला पॉइंट बनाइए। नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है, हो गया ना। अगला पॉइंट, सातकर्णी प्रथम को दक्षिण का अधिपति भी कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम को दक्षिण का अधिपति बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ लोग लिख रहे हैं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, अच्छा पढ़ाने से मतलब आपके अच्छे पढ़ने का मतलब है। आप अच्छे हो जाएं तो पढ़ाना है सार्थक। आप अच्छे नहीं बन पाएंगे तो पढ़ाना सार्थक नहीं है। जो गोरखनाथ सबसे बड़े गुरु हुए हैं, जो गुरुओं में, उनके भी शिष्य बहुत सारे अनाड़ी टाइप के रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या लिखा? दक्षिण का अधिपति। दक्षिण का अधिपति कहा गया है। अधिपति मतलब राजा, जो दक्षिण का स्वामी। अधिपति का मतलब नहीं जानते? हर व्यक्ति अधिपति बनना चाहता है। अगला पॉइंट बनाओ। इसने अप्रतिहत, इसने अप्रतिहत, 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 इसने अप्रतिहत, इसने अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया। अप्रतिहत चक्र, ये लिखा हुआ है, अप्रतिहत चक्र। अब ये प्रश्न कभी आ सकता है, अप्रतिहत चक्र की उपाधि कौन धारण किया था? अप्रतिहत चक्र की उपाधि, जिसका कोई हरा ना सके। जिसको अप्रतिहत मतलब क्या होता है? जिसको कोई हरा ना पाए। अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण किया। अगला पॉइंट, सांची स्तूप के, अगला पॉइंट, सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर भी इसकी सूचना मिलती है। सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर भी इसकी सूचना मिलती है। किसकी? सातकर्णी की बात चल रही है अभी। अगला पॉइंट, इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेय यज्ञ। जो वाज मतलब क्या होता है? घोड़ा। और यहां पर भी जो राजा और रानी को यह कहा जाता था कि आप आराम से रहिए, कुछ दिन तक अलग रहिए, उसके बाद एक यज्ञ करिए, राजा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। ये सारी बातें, कहानियां थी वाजपेयी यज्ञ पे। ठीक है। तो इसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ करवाया गया।
वाजपेयी या राजशिव यज्ञ था ना, क्या था? राजशिव यज्ञ था, वाजपेयी नहीं, राजशिव यज्ञ था, राजशिव। ठीक है, लिख देंगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं। राजशिव यज्ञ था, वाजपेयी 2 अश्वमेध और 1 राजशिव यज्ञ कराया गया, 2 अश्वमेध और 1 राजशिव यज्ञ कराया गया। अगला पॉइंट बनाइए। इसी वंश में, अगला पॉइंट, इसी वंश में हाल नाम का शासक भी हुआ है। इसी वंश में हाल नाम का शासक भी हुआ है, हाल नाम का शासक हुआ है। इसी वंश में हाल नाम का शासक भी हुआ है, जिसके द्वारा गाथा सप्तशती, जिसके द्वारा गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा गया। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा गया। शासक है हाल, जो सातवाहनों का, लेकिन बहुत विद्वान रहा होगा। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, इसके बाद अगला शासक, अगला पॉइंट बनाइए, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये बड़ा मजबूत शासक था इस वंश में। हाँ, ये अलग है, वो सातकर्णी प्रथम था, इसीलिए लिखवा रहा हूं बार बार। ये गौतमी पुत्र है, अपनी मां का नाम लगाते हैं ये लोग, है ना। अभी आगे देखेंगे तो यज्ञ श्री सातकर्णी आएगा, फिर जो आएगा जो गौतमी पुत्र, जो पुलिमावी, बहुत सारे शासक आएंगे यहां। तो यहां पर कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये भी सातकर्णी है, लेकिन इसकी मां का नाम आगे लगा हुआ है, तो इससे इसको अलग कर लीजिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब आप देखेंगे कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये एक इस वंश का बड़ा मजबूत शासक रहा है। तो इसके बारे में लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते चलें धीरे धीरे। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी है। गौतमी पुत्र सातकर्णी है। गौतमी पुत्र सातकर्णी है। इसके समय में शक शासक नहपान ने, इसके समय में शक शासक नहपान ने आक्रमण किया। शक शासक नहपान ने आक्रमण किया, लेकिन पराजित हुआ। कौन पराजित हुआ? नहपान हार गया, लेकिन पराजित हुआ। अगला पॉइंट, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर कर दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर कर दिया। बहुत ऊपर कर दिया। इसके बारे में जानकारी नासिक के जोगलथंबी, नासिक के जोगलथंबी, कहां पर है ये? नासिक कहां है? महाराष्ट्र में।
नासिक के जोगल थंबी के सिक्कों से मिलती है। नासिक के जोगल थंबी के सिक्कों से मिलती है। जोगल थंबी के सिक्कों से मिलती है, जिस पर एक ओर गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र है, जिस पर एक ओर गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र है और दूसरी ओर नहपान का चित्र है। नहपान कौन है? शक शासक है। नहपान का चित्र है। अगला पॉइंट, इसके पश्चात इस वंश का अगला शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हुआ। इसके पश्चात इस वंश का अगला शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हुआ। अब फिर वही बात, अगर कोई मजबूत नहीं होगा तो आक्रमण संभाल नहीं पाएगा। और उस समय और आज भी जो दुनिया ऐसी ही है, जो शक्तिशाली नहीं है वह आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर आप देखेंगे कि जो शक्तिशाली नहीं है वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर आगे बढ़ना है तो शक्ति का अर्जन करना है। अब तो कोई तलवार चलाने से तो अभी शक्ति मिलेगी नहीं वर्तमान में, तो वर्तमान में शक्ति कैसे मिलेगी? कलम चलाइए और शक्ति अर्जित कर लीजिए। अपने आगे पीछे पूरे जो लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। दो ही तरीका है इस समय शक्ति अर्जन करने का, या तो नेता बन जाइए। नेता आप बन नहीं पाएंगे। क्यों? उसमें बहुत ज्यादा मोटी चमड़ी चाहिए, वो आपकी है नहीं। नेता बनना एक अपने आप में बहुत बड़ा खेल है। राजनीति का मतलब ये खतरनाक है। तो अधिकारी बनना आसान है, अधिकारी बन के आराम से रह सकते हैं, और उसके लिए एक ही काम करना है, कलम चलाना, कलम की शक्ति। और ये शक्ति आ गई तो अपने आप और सारी शक्तियां आपके पास आ जाएंगी। नहीं तो यहां देखिए अब कौन आ गए? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। अब ये जो हैं पुलुमावी के मतलब से ही मतलब समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा कमजोर टाइप का होगा। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कमजोर टाइप का होगा। और अब आप देखेंगे कि यहां पर यह एक ऐसी बात रहेगी इसके समय में कि रुद्रामन आ जाएगा। अब आप देखें इसी समय में रुद्रामन है जो शकों का शासक, और रुद्रामन को संभालना इसके बस की बात नहीं है। तो यहां समझना यह पड़ेगा कि अभी रुद्रामन को संभालना इसके बस की बात नहीं है। एक लाइन लिखिए इसमें, क्या लिखा क्या था? पुलुमावी हुआ, ठीक है। इसके आगे लिखिए, इसके समय में शक शासक रुद्रामन का आक्रमण हुआ। इसके समय में शक शासक रुद्रदामन का आक्रमण हुआ। और पुलुमावी पराजित हुआ। इसके समय में शक शासक रुद्रदामन का आक्रमण हुआ और पुलुमावी पराजित हुआ। किंतु इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। मतलब इनके परिवार में जो लोग रहे होंगे, किंतु इन दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। क्या हो गए? वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए।
अगला पॉइंट बनाइए। इसके पश्चात इस वंश में, अगला पॉइंट, इसके पश्चात इस वंश में यज्ञश्री सातकर्णी का नाम आता है। यज्ञश्री, इसके पश्चात इस वंश में यज्ञश्री सातकर्णी का समय आता है। यज्ञश्री सातकर्णी का समय आता है। यज्ञश्री सातकर्णी का समय आता है, जिसके सिक्कों पर, जिसके सिक्कों पर जिसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है। जहाज, किसका? जहाज, पानी वाला, पानी वाला जहाज। अगर प्रश्न आ जाए कि किसके सिक्कों पर जहाज का चित्र मिलता है, यज्ञश्री सातकर्णी, है ना? एक पॉइंट और लिख दीजिए। सातवाहनों का राज्य मात्र सत्तात्मक था। सातवाहनों का राज्य मात्र सत्तात्मक था। कैसा था? मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक था। लेकिन क्या माताओं के हाथ में सत्ता थी? कहने के लिए था। माताओं का नाम लगाते लेकिन उनको शासक नहीं बनाते थे, अपने ही बनते थे लेकिन नाम उनका लगाते थे। तो यहां समझना पड़ेगा कि इनका जो राज्य या जो यहां पर जो व्यवस्था है वो मात्र सत्तात्मक है, लेकिन पुरुष ही आगे रहता था, पुरुष ही आगे लीड करता था। इसका मतलब यह है कि कहने को मात्र सत्तात्मक है, वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं है। अगला पॉइंट बनाइए। इनके द्वारा कई प्रकार के सिक्के चलाए गए। अगला पॉइंट, इनके द्वारा कई प्रकार के सिक्के चलाए गए। कई प्रकार के सिक्के चलाए गए, जैसे शीशे के सिक्के। अब यह प्रश्न आया हुआ है, जैसे शीशे के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। चांदी के सिक्के के लिए वही शब्द चलता है ना, कसारपण। और जो सोने के सिक्के के लिए स्वर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण। इनके द्वारा चांदी के सिक्के कसारपण और सोने के सिक्के सुवर्ण भी चलाए गए, सुवर्ण भी चलाए गए। बहुत बढ़िया। तो आपने सातवाहनों को भी समाप्त कर दिया, बहुत अच्छा। अब आपका ब्रेक है। हाँ, हाँ? अभी बहुत टाइम है। अरे भाई, हमें थोड़ा सा समय दे दो, हम इतना ज्यादा नहीं बोलते हैं। हम मैक्सिमम क्लास लेते हैं 4 से 5 घंटे की। आप लोग की ले रहे हैं यहां पे, नहीं तो हम क्लास अपने हिसाब से ही लेते हैं, ज्यादा टाइम बोलते नहीं हैं। ज्यादा बोलने से समस्या है। अभी थोड़ा तुम लोग ब्रेक ले लो, आधे घंटे का, फिर आ जाएंगे। आधे घंटे का ब्रेक ले लो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो विदेशी राज्य उस पर, है ना।